बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले नोट्स, इसके अंदर जो सेकंड पेज से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट, इस नोट्स में 2 चैप्टर कंबाइंड है। सेकंड पेज पर जो ऊपर से 6th नंबर टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट, हम तो इसके ऊपर लाइन डाल लो कि चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज रेट के नाम से, फॉरेन एक्सचेंज रेट के नाम से चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। फॉरेन एक्सचेंज से कहते हैं किसको है? अपनी करेंसी छोड़ के बाकी जितनी करेंसी उसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज हम कोई भी चीज करते हैं, परचेज, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई भी डील कर रहे हैं, तो हमें उसी कंट्री की करेंसी से डील करना पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब अपनी करेंसी छोड़कर बाकी सारे करेंसी, तो फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग होता है। पहला टॉपिक लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो किस रेट से हम एक्सचेंज कर रहे हैं फॉरेन में। जैसे मान लीजिए $1 के बराबर 70 रुपीस हो गया, 70 रुपीस दे करके मैं $1 अगर ले रहा हूँ तो ये फॉरेन एक्सचेंज का रेट है। रेट से मतलब क्या हुआ कि कितनी यूनिट्स मुझे देनी है एक पर्टिकुलर करेंसी की टू गेट अदर करेंसी। रीड करते हैं एक बार। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच 1 unit of currency of a country can be exchanged for the number of units of currency of another country। तो 2 कंट्रियां हैं, उन दोनों की अलग करेंसी है, इसके बदले में कितनी यूनिट देनी है, ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज है। सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है, इसके मेथड दिए हुए, सिस्टम दिए हुए हैं 3। पहले वाला लिखा हुआ है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरे वाले में लिखा हुआ है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और तीसरा लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड, मैनेज्ड या फ्लोटिंग। फिक्स्ड वाले को फ्लोटिंग भी कहते हैं। ध्यान से देखिए, कोई आइटम महंगी होगी या सस्ती होगी ये कैसे डिसाइड होता है, उसका एक तरीका तो ये है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करती, चुप बैठ जाए। डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप चीज महंगी हो जाएगी, डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी तो अपने आप चीज सस्ती हो जाएगी, डिमांड घटेगी। मतलब डिमांड पर, सप्लाई पर बनाने वाले ज़्यादा हैं कि मांगने वाले ज़्यादा हैं, चीज़ की डिमांड करने वाले ज़्यादा हैं, मार्केट में छोड़ो। फ्लेक्सिबल वाला, फिक्स्ड वाला गवर्नमेंट फिक्स कर देगी, इसी रेट से एक्सचेंज होगा, कोई मार्केट से मतलब नहीं, कोई डिमांड नहीं होगा। जैसे कि फिक्स वाला एग्जांपल समझ लो, पेट्रोल का गवर्नमेंट फिक्स कर देगी रेट, अब चाहे पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा हो चाहे कम, रेट फिक्स होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सब्जियां हो गई, वो लोग मार्केट से खरीद रहे हैं तो उसमें कोई फिक्स गवर्नमेंट का रेट नहीं। मान लीजिए बाढ़ आ गई, सब्जियां कम बनी है तो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी, उसमें कोई गवर्नमेंट फिक्स रेट नहीं, वो मार्केट फोर्सेस को छोड़ रखा। फिक्स्ड वाला मतलब जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, इसी रेट से एक्सचेंज। अभी जो मैनेज्ड वाला है ना, ये दोनों के बीच का मतलब कि गवर्नमेंट ने मार्केट पे छोड़ा हुआ है कि तुम डिसाइड कर लो, लेकिन को जब भी लग रहा है कि मार्केट में कोई रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हमने कोई ना कोई पॉलिसी ले आएगी कंट्रोल में लाने के लिए। जब बहुत ज़्यादा रेट घट गया तो कोई पॉलिसी ले आएगी कंट्रोल कर, बीच में थोड़ा बहुत इंटरफेयर करेगी, बाकी मार्केट पे छोड़ा हुआ। तीसरे वाला पढ़ते हैं एक बार। एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे, पहले वाला एक्सप्लेन किया हुआ है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो
फिक्स वाले में क्या होता है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, ये वही रहेगा। इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द रेट ऑफ एक्सचेंज इज ऑफिशियली फिक्स्ड और डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट सेक्टर। दूसरा फ्लेक्सिबल, इसका नाम फ्लेक्सिबल भी, इसका नाम फ्लोटिंग भी हमने करके लिखा था फिक्स्ड। तो फ्लेक्सिबल फिक्स में लिखिए, फ्लेक्सिबल वाले में आगे फ्लोट, फ्लोट करना मतलब चेंज होना, फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग। इन अ सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, इसको छोड़ा हुआ है। आगे, the demand of foreign exchange has inverse relation with flexible exchange rate. डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है रेट से। तो 11th क्लास में पढ़ा है सर हमने, प्राइस का और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। सेम वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ नया कॉन्सेप्ट है। तो रेट का और डिमांड का जो है वो इनवर्स रिलेशन है। If flexible demand actually exchange rate rises, rate rise हो रहे हैं मतलब प्राइस बढ़ रहा, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, the demand of foreign exchange falls and vice versa। vice versa का मतलब exchange rate falls, demand will rise। सही है। तीसरे वाला पढ़ते हैं, वाले पेज पे आ जाए। 5वें नंबर पे दिया हुआ मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम जो बीच का सिस्टम है, मार्केट पे छोड़ा हुआ है, लेकिन बीच में जो गवर्नमेंट अफेयर करते रहते हैं, कंट्रोल करते हैं। इट इज अ सिस्टम इन व्हिच सेंट्रल बैंक अलाउज द एक्सचेंज रेट टू बी डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस बट इंटरवेन्स at times to influence the rate। मार्केट में जुड़ा हुआ है लेकिन कभी-कभी इंटरफेयर भी करते हैं, कंट्रोल कर देंगे। When central bank finds the rate is too high, बहुत महंगा हो गया, it starts selling। जब ज्यादा माल बिकेगा मतलब सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ने से रेट डाउन होना शुरू हो जाएगा। From its reserve to bring it down, rate कम हो जाएगा। When it finds the rate is too low, बहुत कम है रेट, it starts buying to raise the rate। ये खरीदना शुरू कर देता है, बाइंग करना शुरू कर देता है। बाइंग करने से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से क्या होगा, रेट बढ़ेगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन लगती है स्टूडेंट को कि सर प्राइस और डिमांड का तो नेगेटिव रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, लेकिन प्राइस इसमें क्या होगा, इसमें डिमांड बढ़ाने से प्राइस बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव रिलेशन होगा। बताओ नंबर क्या दे रहा है, प्राइस का इंपैक्ट, आंसर इसका क्या है, प्राइस का इंपैक्ट डिमांड के अपोजिट होता है, लेकिन डिमांड का इंपैक्ट प्राइस पे सेम होता है। मतलब प्राइस अगर सर महंगा होता है उसकी वजह से डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी, लोग महंगी चीज नहीं खरीदते, उल्टा रिलेशन हो गया। मतलब प्राइस का इंपैक्ट डिमांड का उल्टा होगा। अब मैं कह रहा हूँ डिमांड का इंपैक्ट सोचो कि चीज की डिमांड बढ़ रही है उसके रेट बढ़ने शुरू हो जाए, चीज महंगी होनी शुरू हो जाएगी। तो रेट अगर बढ़ रहे हैं तो डिमांड अगर बढ़ रही है रेट अपने बढ़ेगा, तो यहाँ पॉजिटिव रिलेशन होगा और डिमांड का प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन। फिर होगी जी बात, ध्यान रखिए कि सिस्टम है जी फिक्स्ड वाला, नाम से पता लग रहा है फिक्स्ड वाला, गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है। फ्लक्चुएट फ्लेक्सिबल वाला जो मार्केट में डिपेंड है, फ्लेक्सिबल है, कितना बढ़ेगा घटेगा। जैसे शेयर मार्केट है वो फ्लेक्सिबल छोड़ रखा है गवर्नमेंट, इंटरफेयर नहीं करती। मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा होगा, फिर बढ़ेंगे घटेंगे, बढ़े भी सकते हैं घट भी सकते हैं, तो मार्केट खुला हुआ है, कोई इंटरफेयर नहीं है उसमें गवर्नमेंट का। 11th क्लास में पढ़ा है, 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 11th क्लास में पढ़ा है,
इट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी इसलिए बोल रहे हैं कि सर मार्केट में डिमांड बढ़ रही है इस चीज की, तो प्राइस बढ़ना नॉर्मल है, कमोडिटी इंटरफेयर करके वापस प्राइस डाउन कर देती है। तो मार्केट के अकॉर्डिंग डिमांड बढ़नी घटनी चाहिए, ये इन्वेस्टर ऐसा मानते हैं। तो गवर्नमेंट लेकिन ऐसा होने नहीं देती इस वाले में, जिसको डर्टी फ्लोटिंग है उनके अकॉर्डिंग कर देगा। एंड मार्केट फोर्सेस वाली फ्लेक्सिबल, मार्केट फोर्सिंग वाली मार्केट फोर्स पे डिपेंड है, वो फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग गवर्नमेंट पे डिपेंड है फिक्स, और बीच की मैनेज फ्लोटिंग या फिर डर्टी फ्लोटिंग। इससे वाले मेरी बात आ रहा है सोर्स ऑफ डिमांड फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हो रही है, मतलब इंडिया वाले यूएस का डॉलर मांग रहे हैं, तो ऐसा कब होगा? पहला इंपोर्ट, हम कुछ खरीद करके ला रहे हैं, और इंडिया में रिलायंस हो गई और यूएस में मान लो कोई एक्स वाई करके कंपनी हो गई। अब रिलायंस वाले कोई मशीनरी खरीद करके लानी, यूएस के पास जाता है कि मुझे आपकी मशीनरी चाहिए, तो ये कहेगा कि $50,000 की। हम कहेंगे हमें तो रुपये में बताओ, कहेगा मुझे नहीं पता रुपये क्या है, मशीन चाहिए $50,000 रखो, मशीन ले लो। तो अब हम बैंक से डिमांड करेंगे कि हमें $50,000 दे दो, हम इसको देंगे। तो इंपोर्ट के टाइम डिमांड होती है फॉरेन एक्सचेंज, समझ पा रहे हैं? ठीक, इंपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अब्रॉड में, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मतलब हम सर फॉरेन में कोई कंपनी इसी को खरीद रहे हैं, एक मिनट चल रहे हैं उसको खरीद रहे हैं, आज कंपनी हमारी उसके ओनर अभी डॉलर में पैसा ले, तो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं यहाँ पर, वो $15 में पैसा ले, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज मांगेंगे, डिमांड करेंगे। स्पेकुलेशन वर्ड इसका प्योर यूज तो जुआ होता है। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन होती है जो हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से करते हैं, और इसमें एक्चुअल लेन देन नहीं होता। स्पेकुलेशन लेकिन लीगल वाला होता है, मतलब जुआ वर्ड बोला है मैंने, लेकिन इसको इलीगल ना लेके जाए, और ये देखो कोई जुआ नहीं है। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन जो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से की जाती है, और इसमें हम जैसे मान लीजिए मैं कोई शेयर खरीद रहा हूँ सिर्फ बेचने के लिए कि मेरा ऊपर जाएगा बेचूँ, तो ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, तो मैं एक्चुअल कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। तीसरा, टूरिज्म विजिट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं किसी और कंट्री के अंदर, उस कंट्री के जो भी होटल वाला है या जो भी पर्सन है वो भी हमसे उसी कंट्री का करेंसी मांगेगा, तो अगेन उस करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई होता है, मतलब डिमांड इधर से कम हो रही है, हमारे हम अपनी करेंसी बेच रहे हैं बाहर, वैसा कब होगा? एक्सपोर्ट, तो हमारे कंट्री के अंदर कोई पर्सन आया और हमसे कह रहा है कि सामान चाहिए, तो हम कहेंगे हमें $15 क्या होता है, हमको रुपये चाहिए, तो वो बैंक से मांगेगा कि रुपये दो, हम रुपये की सप्लाई करेंगे, तो एक्सपोर्ट के केस में सप्लाई करेंगे। या डायरेक्ट परचेज बाय फॉरेन टूरिस्ट, बाहर के लोग खरीद रहे हैं ना, एक्सपोर्ट ही होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब उन लोगों के लिए, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट। रेमिटेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, रेमिटेंस मतलब पैसे भिजवाना, रेमिटेंस मतलब पैसे भिजवाना। रेमिट वर्ड जनरली से तब इस्तेमाल करते हैं जब दो लोग काफी डिस्टेंस पर रहते हैं, तो कोई पैसा भिजवाता है। मान लो पार्टनर्स हैं सपोज अलग अलग ब्रांचेस में, वो अलग अलग स्टेट अलग अलग ब्रांचेस में, वो कहता है तो परचेज करने वाले पैसे भिजवा, पेमेंट करता हूँ, पैसे भिजवा, पेमेंट। स्पेकुलेशन अभी सोल्यूशन किस टाइप हो सकता है? इंडिया वाले फॉरेन में कर रहे हैं या फॉरेन वाले इंडिया में कर रहे हैं, तो ये वाली सप्लाई और डिमांड का होता है। नेक्स्ट
डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट। सर सिंपल भूल जाओ सर, सिंपल इक्विलिब्रियम है प्राइस का, डिमांड का, सप्लाई का। कैसे होता है तो सर डिमांड का सप्लाई का इक्विलिब्रियम? कोई ऐसा एक पर्टिकुलर प्राइस जिस पर डिमांड और सप्लाई बराबर आ जाए। डिमांड बढ़ेगी अगर प्राइस घटेगा, प्राइस इतना कम, ये क्वांटिटी नहीं जा रहा है, यहाँ पर प्राइस कम है और क्वांटिटी ज्यादा है, यहाँ पर प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी कम है, तो डिमांड का स्लोप ऐसे होता है। क्लियर है बिल्कुल? सप्लाई, प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, क्वांटिटी बनाएंगे। प्राइस कम होगा तो वो लोग कम बनाएंगे। सप्लायर को जितना महंगे आइटम उतना ज्यादा आइटम बनाएंगे, सस्ते आइटम कम बनाएंगे। तो जहाँ ये मीट कर जाए दिस इज इक्विलिब्रियम, ना डिमांड सप्लाई मीट करता है, तो कोई वाला मीट कर दीजिए एक बार। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट। Equilibrium foreign exchange rate is the rate at which demand and supply of foreign exchange rate are equal. Demand supply बराबर under free market situation। जो ये फ्लेक्सिबल वाला फ्री मार्केट सिचुएशन, मार्केट छोड़ रखा, मार्केट फ्री है डिसाइड करने के लिए। It is determined by market forces, demand for and supply of foreign exchange. There is inverse relation between demand and rate. इसको तो भी पढ़ा था। डिमांड में रेट का मतलब प्राइस, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन होगा। There is direct relationship between supply and exchange. सप्लाई और प्राइस में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होगा। प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ाएंगे, प्राइस घटेगा सप्लाई घटा देंगे सप्लाई। ड्यू टू अबव रीजंस डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, जब डिमांड कर्व बना हुआ डाउनवर्ड स्लोपिंग का बना हुआ नीचे जा रहा है, एंड सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर जा रहा है। ग्राफिकली इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां मीट कर रहा है, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज। अब डायग्राम तो एक्स एक्सिस है वो क्वांटिटी की, जो वाई एक्सिस है वो प्राइस की होती है। इस चैप्टर में प्राइस का मतलब एक्सचेंज है। इसलिए जो हम पढ़ रहे हैं थर्ड टॉपिक, करेंसी डेप्रिसिएशन। तो हमारी कंट्री की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, इसमें बताइए। बताइए करेंसी, हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि 70 से 72 हो गया तो बढ़ गई, कम हो रही है। वैल्यू एक्सिस पता कैसे लगती है? 1 रुपी इक्वल्स टू 1/70 पहले वैल्यू 1 रुपी इक्वल्स टू 1/72 अब वैल्यू की पता है, दोनों में बड़ा कौन सा आएगा सॉल्व करके? 1/70 बड़ा है, किलोमीटर जितना ज्यादा बड़ा होता है आंसर उतना छोटा आता है ना। तो पहले 1 रुपए की वैल्यू ये ज्यादा था, अभी की वैल्यू कम, ऐसे पता लगाते हैं कि वैल्यू बढ़ी है घटी। ठीक है, कैसे तो कंफ्यूजिंग होता है, ये रजिस्टर 72 में तो बड़ी वैल्यू दिख रही है। अपनी करेंसी को एक यूनिट लो और बाकी सामने वाले की कितनी यूनिट सारी हैं वो तब पता लगता है कि बढ़ रहा है घट रहा है। करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है तो वैल्यू कम हो रही है। पढ़िए करेंसी डेप्रिसिएशन, देयर इज फॉल in the value of domestic currency
इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी ड्यू टू डिमांड में चेंज आ रहा है, सप्लाई में चेंज आ रहा है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज है। मुझे बताइए तो ऐसा होता है जब उसके बाद इंपोर्ट बढ़ेगा कि कम होगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा कि कम होगा। सोचिए जरा, इंस्टेंट आंसर ना है, ऑटोमेटिकली जरा सोचिए दिमाग लगाना कि इस वजह से क्या फर्क पड़ेगा इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट। इंपोर्ट कम हो जाएगा क्योंकि इंपोर्ट करने में सर हमें पैसे देने पड़ते हैं। जैसे मैं रिलायंस कंपनी में हूँ सपोज और मुझे $50,000 देने, तो पहले 50,000 इंटू 70 कितना रुपये देना पड़ता। अब मुझे 50,000 इंटू 70 को कितना पैसा देना पड़ता, पैसा देना पड़ेगा उसकी मशीन को। तो इस वजह से इंपोर्ट कम हो जाएगा, लोग इंपोर्ट कम करें। एक्सपोर्ट पे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ जाएगा, मान लीजिए मुझे पहले $50,000 मिल रहे थे, तो 50,000 इंटू 70 रुपये मिल रहा था, मुझे 50,000 इंटू 72 रुपया मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट घटेगा। तो आप ट्रांसलेशन के आगे लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट लिख करके ऊपर का एरो बना दीजिए, इंपोर्ट लिख करके नीचे का एरो बना दीजिए। ध्यान रहेगा इस सिचुएशन में ये होता है। ये लिखना फोर्थ वाले तो थर्ड वाले पॉइंट के साथ यहाँ पे करेंसी डेप्रिसिएशन लिखा हो। पढ़े जाके नेक्स्ट पॉइंट है करेंसी एप्रिसिएशन। उल्टा होगा तो आप पता लग रहा है, तो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, पहले 1/70 था, अब 1/66 है। तो आंसर निकल कर आएगा उसमें बड़ा आएगा, वैल्यू बढ़ गई। पढ़ते हैं एक बार आंसर। देयर इज अ राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। और मार्केट में चेंज है, डिमांड में सप्लाई में चेंज है, फ्लेक्सिबल वाला सिस्टम है, इस वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बताइए क्या इम्पैक्ट होगा। इंपोर्ट ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा। इसमें लिख लीजिए एरो बना करके, इंपोर्ट लिख करके ऊपर ले जाओ एरो, एक्सपोर्ट लिख करके नीचे ले जाओ एरो। तो पहले वाला सबसे ऊपर दिया हुआ है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। देखिए करेंसी की वैल्यू कम होगी और अगर फ्लेक्सिबल वाला सिस्टम है तो इसे हम डेप्रिसिएशन बुलाते हैं, और अगर फिक्स्ड वाला सिस्टम है तो इसे हम डिवैल्यूएशन बुलाते हैं। मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है और जो थर्ड पॉइंट है ये दोनों सेम बातें हैं। जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है और जो थर्ड पॉइंट में लिखा है ये दोनों सेम। फर्क सिर्फ इतना सा है, जो थर्ड पॉइंट है वो फ्लेक्सिबल वाली मार्केट का है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो फिक्स्ड वाली मार्केट का। जैसे लिखना चाहें, अगर आप चाहते हो ऊपर को चार्ट वार्ट बना लीजिए जैसा आपको सही लगे। ध्यान रहे आपको एग्जाम में तुरंत क्लिक कर जाए रिवीजन के टाइम वोटिंग इस तरीके से रखें। रीड करते हैं पहला वाला पॉइंट। डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी व्हेन द गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री ऑफिशियली लोअर्स द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इट्स डोमेस्टिक करेंसी। वैल्यू को डाउन करती इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी। इट टेक्स प्लेस बाय गवर्नमेंट ऑर्डर अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम।
तो गवर्नमेंट अपनी खुद की ही करेंसी की वैल्यू डाउन क्यों करेगी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से। तो इंपोर्ट में चेंज लाना है, बढ़ाना है, घटाना है, एक्सपोर्ट में चेंज लाना है, बढ़ाना है, घटाना है, तब गवर्नमेंट चाहती है एक्सपोर्ट बढ़े हमारा, तो तब वो पहले डाउन करती है। पहले डाउन करने से एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो बढ़ने से इनकम बढ़ता है। तो करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, फ्लेक्सिबल वाला सिस्टम है, उसे एप्रिसिएशन बोलते हैं, जो पॉइंट नंबर 4 में पढ़ा। फिक्स्ड वाला सिस्टम उसे रीवैल्यूएशन बोलते हैं, जो पॉइंट नंबर 2 में पढ़ने जा रहा है, इसको भी नोट कर लेंगे। करेंसी की वैल्यू अगर बढ़ रही है, फ्लेक्सिबल वाला सिस्टम है, उसे एप्रिसिएशन बुलाते हैं, जो पॉइंट नंबर 4 में पढ़ा था। अगर वैल्यू बढ़ रही है और फिक्स वाला सिस्टम है, उसे रीवैल्यूएशन बुलाएंगे, तो पॉइंट नंबर 2 में पढ़ाएंगे। पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, नोट कर लें पहले फटाफट, फिर पढ़ते हैं। Point number 2, revaluation of a currency when the government or monetary authority of a country officially raises the external value of its domestic currency, अपनी कंट्री की ही वैल्यू बढ़ा देते हैं in respect of all the foreign currency, उसे कहते हैं revaluation। ये गवर्नमेंट करती है फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, फ्लेक्सिबल वाले में हो तो एप्रिसिएशन, फिक्स्ड वाले में हो तो रिवैल्यूएशन। फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट या स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड भी कहते हैं। समझे यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है? तो जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं फॉरेन में, तो ट्रांजैक्शन कोई ऐसी नहीं कि मैं जेब में डॉलर लेकर के जाऊँ तो मशीन ले आया डॉलर दे, ये लॉन्ग प्रोसेस है। उसके बाद जब फॉरेन से डील करेंगे तो कोई छोटी मोटी आइटम के लिए डील नहीं करेंगे, क्वांटिटी भी अच्छी खासी होती है, सामने वाले की जरूरत नहीं अपनी क्वांटिटी लेकर के बैठा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई बड़ी सी मशीन लेकर के जा रहा हूँ, तो मशीनरी ऐसी चीज़ है तो मैं बना करके नहीं रखता, वो कस्टमर की नीड के हिसाब से कस्टमाइज करके बनाया जाता है। ऐसे मेरे गुड्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो जितनी क्वांटिटी ऑर्डर करूँ उतना बनाना शुरू करेगा एडवांस लेने के बाद। ठीक, अब ध्यान से सुनो। तो मैं डिसाइड कर लिया कि मुझे मशीन खरीदनी है, तो सेलर कह रहा है कि भैया मैं $50,000 लूँगा तो मशीन आपकी बना, डिसाइड हो गया। अब $50,000 जो है वो आज 70 रुपीज़ का रेट चल रहा है, तो अगर मैं आज ही पैसे दे दूँ उसको तो 50,000 × 7 कितने पैसे दें? फुल पेमेंट एडवांस में दूंगा, एडवांस थोड़ी सी दूंगा उसको, तो जो मशीन पूरी बना देगा, भिजवा देगा, तब दूंगा बैलेंस अमाउंट, ठीक बात। लेकिन तब तक शायद 76 हो जाए, उसका प्रॉफिट हो जाए 66 हो जाए, ये भी हो सकता है। और तब 66 हो प्रॉफिट हो जाएगा, कम देने पड़ेंगे, बना रही है। तो प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है सर। अब ऐसे केस में क्या करें, इस रिस्क का वो कैसे मैनेज करें? क्योंकि कंपनी क्या करती है, अपने बजट के अकॉर्डिंग चलती है। मिशन मंगल से मूवी देखी होगा आपने, तो आपको बजट का बड़े अच्छे से आइडिया होगा, किसी काम स्टार्ट करने के लिए बजट क्या चाहिए होती है। तो बजट ऊपर नीचे हो जाएगा काफी ज्यादा अगर डॉलर में चेंज आ गया। ये रिस्क है। इस रिस्क को हेज करने के लिए, हेज मतलब इसको खत्म करने के लिए, इफेक्ट कम करने के लिए ये मार्केट बनी हुई है, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड।
फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है कि मैं किसी थर्ड पर्सन से डील करूंगा कि भाई मैं $50,000 लूंगा तुझसे आज से 3 महीने बाद 70 रुपीज के रेट से मुझे एग्रीमेंट करना बदले में ₹1 पर डॉलर तेरा प्रॉफिट तेरा कमीशन तो एग्रीमेंट कर लिया 3 महीने बाद मैं उससे परचेज करूंगा $70 रुपीज पर डॉलर का रेट दिस इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर मार्केट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द स्पॉट में हिंट मैं आपको आज कैसे करूँ फिर दो ठीक है ऑन द स्पॉट मार्केट मतलब पेमेंट इमीडिएट होती है तो ऑन द स्पॉट मार्केट और पेमेंट फ्यूचर डेट पर होनी लेकिन रेट आज ही डिसाइड होती है उसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है फिर उसके बाद ये हम थर्ड पार्टी की बजाय अपनी मेन पार्टी से भी कर सकते हैं जिससे मशीन हमने करके ला जैसे हमने 70 रुपीस मल्टीप्लाई कर $50,000 कितने रुपए मतलब आपको टोटल दूंगा अब रेट बढ़ता है घटता है वो आपका लॉस है एग्रीमेंट में ये लिखवा लिया तो मैं फिक्स नहीं हूं तो हम आज भी डिसाइड कर लें फ्यूचर का डील करने वाला रेट उसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं नीचे पता है शेयर में भी होती है ध्यान से देखो मुझे रिलायंस का आज शेयर 2500 का है और मुझे लगता है कि 3000 तक पहुंचेगा तो एक तरीका तो एक 2500 का शेयर आज खरीद लेता हूँ और शांति से बैठ जाता हूँ जब 3000 का आएगा तब बेचूं 500 रुपये कमाता हूँ एक शेयर एक तरीका तो ये दूसरा तरीका क्या होता है एक फॉरवर्ड मार्केट होती है शेयर्स के अंदर फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर उसमें उसका लगभग 25% पैसा देना होता है मतलब 625 रुपए मैं आज दे दूंगा कि मैं रिलायंस का शेयर आपको बेचूंगा 3000 के साथ तो जैसे ही ये शेयर 2500 से बढ़ता रहेगा 500 रुपये बढ़ जाएगा तो ये भी मेरा अपने आप 500 रुपये बढ़ जाएगा क्या तो मुझे और अगर ये मान लो 2500 की जगह 2200 पे आ गया 300 रुपये घट गए तो मेरे इसमें भी 300 रुपये घट जाएंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट लॉस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है तो एग्रीमेंट करता है इस वाले एग्जांपल पे आया ध्यान से सुनना ₹1 मैंने थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट कर रखा है कि मैं 70 के हिसाब से खरीदूंगा उससे $50,000 वन से ₹1 कमीशन देती है आज 3 महीने हो गए अभी डॉलर मान लीजिए 68 चल रहा है तो बाहर से खरीदूंगा 68 से खरीदूंगा एग्रीमेंट खत्म होगा मतलब मैं बाउंड इसमें मेरे पास ऑप्शन रहता है फ्यूचर में ऑप्शन वर्ड क्यों बोल रहे हैं क्योंकि मैं एग्रीमेंट आज कर रहे हैं कि बायर के पास हमेशा ऑप्शन रहेगा ये बाउंडर देंगे मान लीजिए उस टाइम $80 का हो गया उसको 70 में देना पड़ेगा मतलब इसका नॉर्मल लॉस होता है हमारी बात इसमें बायर सेलर दोनों ही ना जो कमीशन निकल रहा है ना वो अपने दोनों बायर सेलर अपने अंडरस्टैंडिंग से अपने दिमाग से डिसाइड करते हैं मतलब मैं क्यों खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है डॉलर का प्राइस बढ़ेगा मैं इसे खरीद रहा हूँ बायर से आ सेलर इस मार्केट में क्यों आ रहा है सेलर रेट घटेगा सेलर इसलिए आ रहा है उसको लग रहा है कि 70 में के हिसाब से एग्रीमेंट कर लेता हूँ मुझे लग रहा है 66 हो जाएगा तो बंदा मेरे पास खरीदने नहीं आएगा तो वो ऊपर से इस चक्कर में आ रहा है मैं इस चक्कर में आ रहा हूँ 70 से ऊपर हो जाएगा मुझे खरीदना पड़ेगा बाद 870 में तक मैं ले आता अब जिसकी जो एस्टिमेट है जो प्रेडिक्शन है वो सही बैठ जाए तो किसने जीतेगा वो काम है शेयर मार्केट में सिर्फ प्रेडिक्शन का काम है जो चीज़ मिलेगी आज वो कल डबल हो जाएगी या आधी रह जाएगी कुछ नहीं पता तो हम कितनी अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं टाटा मोटर का शेयर 5 साल से कांस्टेंट चल रहा था 5 साल से बढ़ ही नहीं रहा 150 160 155 इतने चल रहा था 5 साल से इलेक्ट्रिक मोटर कार का अनाउंसमेंट करी तो 150 से सीधा 500 उसने प्रेडिक्शन पहले कर ली कि हाँ इस तरह से बढ़ सकते हैं इतना अनाउंसमेंट करी जैसे 150 रुपये उसको जब खरीद लिया 4 महीने में 3 गुना पैसा इसका काम प्रेडिक्शन का पुलिस की ये बात है आपको खाली जगह देखते फॉरेन एक्सचेंज मार्केट उसके दो कॉलम बना है एक स्पॉट मार्केट और एक फॉरवर्ड मार्केट
ट्रांजैक्शन में प्रेजेंट में होगी, ट्रांजैक्शन में फ्यूचर में होगी, रेट डिसाइड प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में इस रेट से ट्रांजैक्शन की जाएगी, ये डिसाइड आगे हो जाएगा, लेकिन ट्रांजैक्शन फ्यूचर को और स्पॉट मार्केट में अभी ट्रांजैक्शन हो जाएगी अभी के रेट से। एक बार ये लीजिए फटाफट जो हमने पढ़ाया नहीं आज, आपको इतना ही एक बार रिपीट कर लेंगे, मैं पढ़ा स्टार्टिंग से फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ से